नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने मराठाकालीन प्रत्यक्ष शासक में बिंबाजी भोसले के बारे में संपूर्ण जो जानकारी थी उसे कवर किया है। ठीक है, उनके 3 लेक्चर्स बने, आप तीनों लेक्चर्स को देखिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं चिमनाजी भोसले, जो प्रत्यक्ष शासक में 5 शासक आते थे। कौन कौन थे? बिंबाजी, चिमणाजी, व्यंकोजी, पुरुषाजी, फिर अप्पाजी। तो बिंबाजी कवर कर लिया है हमने। आज हम देखेंगे चिमनाजी भोसले। चिमनाजी भोसले, इनका शासनकाल केवल 1 वर्ष तक रहता है। कौन से क्षेत्र में? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। अब ये चिमनाजी भोसले कैसे आते हैं, तो मैंने जब आपको वो चार्ट पढ़ा रहा था, जो आधुनिक इतिहास का चार्ट था, जिसमें कैसे मराठा काल और ब्रिटिश काल का जो संदर्भ है इस क्षेत्र में, और कौन कौन से अधिकारीगण यहाँ और राजा या शासक या फिर अधीक्षक, ये सब के बारे में देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि आगे चल के हम देखेंगे कि जो बिंबाजी भोसले और उनकी पत्नियाँ रहती हैं, उनसे उनको पुत्र या बच्चों की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना वंश तो रहता नहीं है, तो अपने शासन सत्ता को किसे सौंपा जाए, इसके लिए इनके जो भाई रहते हैं बिंबाजी भोसले के, उनका जो पुत्र रहता है, दूसरा पुत्र, 3 पुत्र होते हैं, जिसमें से एक रहता है चिमणाजी। ठीक है, इस चिमणाजी को गोद ले लिया जाता है इनके द्वारा, आनंदी बाई और बिंबाजी भोसले के द्वारा। और फिर बिंबाजी की मृत्यु के बाद शासन सत्ता इनको ही सौंप दी जाती है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर शासन तो नहीं करते, इनका ये संचालन करते रहते हैं नागपुर से। ठीक है, संचालन खुद ही करते हैं लेकिन नागपुर से करते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद से 1787 के बाद से 3-4 साल तक 1801 तक जो उनकी पत्नी है आनंदीबेन, उन्होंने शासन किया। तो वो बोलती हैं कि बेटा आप नागपुर में रहिए, शासन सत्ता यहाँ से मैं देख रही हूँ, नाम आपका ही रहेगा। तो इस वजह से इनका नाम पढ़ते हैं हम। 1 साल तक रहता है, 1787 से 1788 तक, क्योंकि 88 में इनकी मृत्यु हो जाती। तो बिंबाजी ने अपने भतीजे भाई मुधो जी की द्वितीय पुत्र चिमणाजी को गोद लिया था, जिसका बचपन का नाम याद रखना खांडोजी। और जब मैंने आपको स्थापत्य कला बताया था बिंबाजी में, तो आपको याद कराया था कि खंडोबा मंदिर का भी निर्माण करता है। खंडोबा मंदिर और किसके नाम पर? तो चिमणाजी भोसले के नाम पर। और बोला जाता है कि खंडोबा मंदिर जो है वो आनंदीबेन ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बिंबाजी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चिमणाजी ने सत्ता संभाली। क्यों? क्योंकि उनका दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। तो 1788 में लेकिन इनकी रहस्यमय मृत्यु हो जाती। तो इस मृत्यु के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। एक तो ये बोला जाता है कि जो इनका खुद का भाई था, चिमणाजी लोग 3 भाई थे। एक रघुजी द्वितीय, जो कि अपने पुत्र मुधो जी का सत्ता संभालता है। चिमणाजी को बिंबाजी के द्वारा गोद लिया जाता है। और एक अन्य पुत्र रहता है व्यंकोजी। व्यंकोजी चिमणाजी से स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और थे भी। तो वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र में सत्ता की लालसा से अपने भाई का ही मृत्यु करवा देता है षड्यंत्र करके, ऐसा बोला जाता है। तो बिंबाजी की मृत्यु के पीछे ऐसी आशंका थी कि चिमणाजी के बड़े भ्राता रघुजी द्वितीय का हाथ रहा हो। कौन? बिंबाजी की मृत्यु के पीछे चिमणाजी के बड़े भाई रघुजी द्वितीय का हाथ रहा हो। और कहीं कहीं पर यह शक लगाया जाता है कि जो चिमणाजी भोसले हैं उनकी मृत्यु के पीछे इनके छोटे भाई व्यंकोजी का हाथ रहा हो। ठीक है, क्योंकि रहस्यमय मृत्यु होती है इस वजह से। ठीक, अब ये जो चिमणाजी भोसले थे 1787-88 तक 1 साल तक शासन करते हैं। और इसी दौरान जो शासन है आनंदीबाई के हाथों में थी, छत्तीसगढ़ की, क्योंकि ये तो नागपुर में रहता था। नागपुर में शासक के नाम पर तो ये शासक बन गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो शासन सत्ता किनके हाथों में थी, तो आनंदीबाई के हाथों में चली गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसने सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो सिरपुर का गंधेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? तो चिमणाजी भोसले के द्वारा या इसके शासनकाल में कराया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चिमणाजी भोसले में ज़्यादा कुछ है नहीं। 87 से 88 तक शासन करते प्रत्यक्ष शासक में इसका नाम आता है।
लेकिन इसके समय में आनंदीबेन स्वयं यहाँ छत्तीसगढ़ का शासन संभालते रहती है। ठीक है, फिर इनकी भी मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो जाती है, जिसे बोला जाता है कहीं कहीं पर कि इसके भाई वेंकोजी भोसले ने इनका मृत्यु या इनका षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाई थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, या इनके शासनकाल में सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, चिमना जी, फिर चिमना जी के बाद हमने पढ़ा था क्या, वेंकोजी। अब वेंकोजी भोसले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य करेंगे आगे आके छत्तीसगढ़ में। तो वेंकोजी ये आगे आकर क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष शासन फिर से संभालते हैं। तो 1787 से 88 जब चिमना जी रहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद 88 से 11 तक, क्योंकि चिमना जी का भी उस समय तक शायद विवाह हुआ नहीं रहता, उनके पुत्र उत्र हुए नहीं रहते, तो आगे की सत्ता वेंकोजी भोसले को मिल जाती है। और क्योंकि नागपुर क्षेत्र में रघुजी द्वितीय जो इनका भाई था उनका ही चलता था, उनका शासन था, तो अपने भाई को ही इस क्षेत्र में शासन के लिए भेज देते हैं, वेंकोजी भोसले को। तो अब वेंकोजी भोसले इस क्षेत्र में आकर शासन करेंगे। इनकी उपाधि क्या थी, तो धुरंधर थी, धुरंधर वेंकोजी भोसले की उपाधि थी। ठीक है, ये 88 से 11 तक याद कीजिए, जब मैंने आपको क्रम बताया था बिंबाजी, चिमना जी, वेंकोजी, पुरुषा जी, अप्पा जी, तो मैंने वर्षों का भी क्रम बताया था। जो प्रत्यक्ष रूप से शासन हम पढ़ते हैं 58 से 87 तक, तो बिंबा जी थे 1 साल, 87 से 88 चिमना जी थे, 88 से 11 वेंकोजी आते हैं, ऐसे करके मैंने याद कराया था। ठीक, और ये वेंकोजी भी स्वयं आकर अब शासन नहीं करेंगे, शासक का नाम तो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं करते हैं, ये नागपुर से कंट्रोल करते रहते हैं और अपने अंतर्गत सूबेदारों को रखते हैं, ये मैंने बताया था। तो इनका शासनकाल सूबेदारों का शासनकाल रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो वेंकोजी भोसले की उपाधि तो धुरंधर थी। वेंकोजी भोसले रघुजी द्वितीय के छोटे भाई थे, ये भी देख लिया। चिमना जी भोसले की मृत्यु के बाद 1788 में इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से प्रदेश का संचालन करना निश्चित किया था। ठीक है, यह निर्णय लिया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर सूबेदारी व्यवस्था की प्रारंभ की थी। यही सब चीज़ मैंने अभी आपको बताया। अब आपको याद रखना है कि सूबेदारी व्यवस्था क्या होती है। तो जो शासक रहते थे, तो एक प्रकार से जैसे यहाँ बोला गया कि सूबा क्षेत्र माना जाता था छत्तीसगढ़ को, और इस क्षेत्र के लिए जो मुझे ज़्यादा टकोली ला कर देगा, ऐसे ना नीलामी लगती थी। जैसे जमींदारी क्षेत्र की नीलामी लगती है ना, कि ये या जमींदारी आपके अंतर्गत आएगा, इस जमींदारी से जो सर्वाधिक टैक्स मुझे ला कर देगा, सर्वाधिक टकोली या राजस्व ला कर देगा, वो इस क्षेत्र का जमींदार हो जाएगा। उसी प्रकार से वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ को सूबा क्षेत्र बनाकर उसके लिए नीलामी लगाई, जिसमें सूबेदार वही बनेगा जो सर्वाधिक टकोली ला कर देगा। तो उसमें लाइन से इसके समय में 6 सूबेदार आते हैं। टोटल तो 8 सूबेदार आते हैं, जिसमें से 6 सूबेदार इनके समय में ही आते हैं, इनके शासनकाल के समय में ही शासन या सूबेदारी करते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। तो सूबेदार क्या होता है मैंने बता दिया था, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ को सूबा बना दिया गया, और उस क्षेत्र से जो सर्वाधिक टकोली ला कर देगा वो उधर का शासन क्षेत्र संभालेगा, उसे सूबेदार बोला जाता था। ठीक, अब आगे इसका पॉइंट दिया गया, इस दौरान वेंकोजी भोसले ने केवल 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा की। अब ये तो रायपुर से संचालित करता था शासन, लेकिन केवल 3 बार आता है, ऐसे टाइम 3 बार आता है। ऐसे नहीं कि 8-9 साल या 23 साल तक शासन कर रहा है तो 23 साल तक नहीं आता, ये केवल 3 बार आता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 88 से 11 23 साल होता है, 88 से 11 23 साल होता है, तो 23 में 3 आ रहा है, तो 3 बार ये क्या करेगा, यात्रा करेगा। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब सूबेदार मैंने बताया 6 सूबेदार से अधीन आते हैं। अब वो 6 सूबेदार कौन कौन हैं, तो सूबेदारों का हमने क्रम क्या याद किया था, कब से कब तक है। 88 से ये आते हैं आपके 1788 से लेकर ये 1818 तक आते हैं ना, 88 से लेकर 18 तक आते हैं। 1788 से 1718 तक टोटल सूबा व्यवस्था चलता है, जिसमें से 6 शासक आपके वेंकोजी के समय में आ जाएंगे। वो कौन कौन रहेंगे, तो इसका एक ट्रिक था क्या, सब माही विभा के बससिया। सबसे सूबेदार था माही से महिपत राव, वी से विट्ठल राव, भ से भवानी कालू, विभा के से केशव गोविंद, विभा के बससिया में ब से 2 नाम था, एक बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल। बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल, ये याद किया था हमने। ठीक, तो ये जो 6 सूबेदार रहेगा वेंकोजी भोसले के समय में रहेंगे, शासन करेंगे। इनका भी क्रम मैंने ट्रिक आपको याद करा दिया था, कैसे 261 11 1801 करके 11 वाला बट डिजिट है, सर्वाधिक समय तक वाले सूबेदार का, इसलिए इसको एक साथ लेना, बाकी सबको सिंगल डिजिट में शासन क्रम को याद रखना है। ठीक है, तो 2 साल ये, 6 साल ये, 1 साल ये, 11 साल ये, 1 8 इसके आगे 0 वर्ष, फिर
आपको देखने को मिलेगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना कराया था मैंने। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो पहला लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आधुनिक इतिहास के चार्ट दिए गए हैं, जिसे मैंने अच्छे से बताया था, जो आपके मराठा काल से पूरे और भी जो ब्रिटिशर्स आएंगे थोड़े बहुत समय के लिए, उनका सभी का क्रम दिया हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे इनके आगे यूरोपीय यात्री भी कौन आएंगे, जैसे बिम्बाजी भोसले के समय में मिस्टर लैंकी आए हुए थे, ठीक है। उसी प्रकार इनके शासनकाल में के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर ने यात्रा की थी। फॉरेस्टर ने यात्रा की थी, ये हमने देखा था। फॉरेस्टर ने यात्रा की थी 1790 में, याद रखना है आपको, ठीक। तो मिस्टर जेटी प्लैंट ने 31 मार्च 1795 को रायपुर और 13 मई 1795 को रतनपुर की यात्रा की थी। अगर आपने लगातार हमारा लेक्चर देखा होगा तो जेटी प्लैंट नाम सुना सुना लग रहा होगा, जिसके नाम से भोपालपट्टनम का संघर्ष हो जाता है 1795 में। 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। अगर नहीं देखा तो आप काकतीय वंश वाला लेक्चर जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इनके समय में 2 यूरोपीय यात्री कौन कौन हो गए, एक तो फॉरेस्टर हो गए और दूसरे हो गए जेटी ब्लंट। फॉरेस्टर और जेटी ब्लंट दोनों का आपको याद रखना है नाम, ठीक, जिसने 1795 में रायपुर और रतनपुर दोनों की यात्रा की थी जेटी ब्लंट ने, ठीक। साम्राज्य विस्तार इनका क्या हुआ, तो बस्तर रियासत और संबलपुर रियासत। अब आगे चलकर इसने नीलू पंडित का नाम मैंने बोला था आपको याद रखना करके, जो कि बिम्बाजी भोसले का सेनापति हुआ करता था। तो बिम्बाजी भोसले तो मर गए, लेकिन ये रहते हैं। तो ये 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासन के दौरान बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण असफल था, ठीक है। तो 1770 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो कि असफल था। हमने इसे दलपत देव में काकतीय वंश शासक के समय में कवर किया हुआ है, ठीक। इन्हीं के शासनकाल में 6 अप्रैल 1778 में काकतीय वंश के शासक दरियादेव के साथ कोटपाल की संधि होती है और पहली बार बस्तर मध्य छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन जाता है, ठीक है। इसके शासनकाल के दौरान जो काकतीय वंशी शासक महिपाल देव ने टकोली देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण इसके सेनापति रामचंद्र बाग ने 1809 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था और टकोली देने हेतु बाध्य किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। और सिहावा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था कि अब टकोली अब नहीं दे पा रहे हो तो सिहावा क्षेत्र मेरा हुआ, इसलिए, ठीक। तो ये सब हमने देखा था। अभी आपको ये ईयर आगे पीछे लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है क्योंकि बस्तर साम्राज्य में जो विस्तार है, ये जो शासन वर्ष दिख रहा है वो आपके बिम्बाजी भोसले के समय का है, ठीक है। तो उसको उसी क्रम में याद रखना। नीलू पंडित थे, आक्रमण करते हैं दलपत देव के समय में, लेकिन असफल रहता है, इसलिए दलपत देव अपनी राजधानी फिर बदलकर जगदलपुर बना देते हैं। 1778 में जो दरियादेव स्वयं इनके पास आता है कि हमें सहायता प्रदान करें, और सहायता दे मिलने के बाद ये कोटपाड़ की संधि करते हैं और वहाँ से 59,000 रुपये की टकोली लेते थे, ठीक है। ये भी मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। और उसी के साथ ही जो बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बनता है। तो साम्राज्य विस्तार आपका इस क्रम में मत लीजिएगा आप इसको कि ये व्यंको जी के अंतर्गत आ रहा है करके, इसको नॉर्मली साम्राज्य विस्तार को याद कीजिएगा, क्योंकि ये शासन वर्ष आपका देखेंगे तो बिम्बाजी भोसले का आता है शासन वर्ष, ठीक। फिर याद रखेंगे 1809 में इन्होंने क्या किया, ये जो है व्यंको जी भोसले का शासन वर्ष आता है, जिसमें रामचंद्र बाग को भेजते हैं महिपाल देव के पास कि आप प्रॉपर टकोली नहीं दे रहे हो, तो वो और देने से मना कर देता है, मैं यहाँ का शासक हूँ, मैं क्यों दूंगा, ये वो करके। तो फिर वहाँ जाकर आक्रमण होता है और फिर वो उसे बाध्य कर देते हैं टकोली देने हेतु। और जब टकोली नहीं दिया रहता है तो उसके बदले क्या करता है, सिहावा क्षेत्र जो उनके अधीन रहता है उसे अपने अंडर ले लेता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो महिपाल देव वाला जो है 1809 वाला रामचंद्र बाग, जिसमें यहाँ आक्रमण करता है काकतीय वंश के विरुद्ध, तो ये याद रखना है आपको, ये किसके समय का है, व्यंको जी भोसले का समय। अन्य तो आपको बिम्बाजी भोसले के समय के मिलेंगे, ठीक है। फिर संबलपुर, इस क्षेत्र में भी ये अपना क्षेत्र विस्तार करता है, जिसमें 1808 ईस्वी में सेनापति रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ठीक है। संबलपुर क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेगा कौन, जो इसका सेनापति रहेगा रामचंद्र बाग, किसका, व्यंको जी भोसले का, ठीक है। अब इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1811 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बनारस यात्रा के दौरान होती है। ये अभी तीर्थ यात्रा पर गया निकलता है कौन, व्यंको जी भोसले। और 1811 में जब ये बनारस यात्रा के लिए जाते रहता है तो उसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका व्यंको जी भोसले, जो कि 1788 से 1811 ईस्वी तक शासन करता है। उसकी उपाधि धुरंधर रहती है, रघुजी द्वितीय का छोटा भाई रहता है, मैंने बता दिया था।
और चिमणाजी भोसले के बाद ये शासन सत्ता को संभालता, लेकिन ये स्वयं आकर शासन करता क्या? नहीं करता। ये छत्तीसगढ़ को सूबा मानता है और वहाँ से सूबेदारी व्यवस्था चालू करता है। अब सूत्रधार क्या पढ़े थे हमने? बिम्बाजी भोसले का नाम पढ़ा था। अच्छा, वो जमींदारी थी, माफ़ कीजिएगा, जो सूत्रधार के रूप में मैं कंफ्यूज हो गया था, माफ़ कीजिएगा, मैं ही कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, व्यंकोजी भोसला ने सूबेदारी व्यवस्था चालू की और यहाँ से इसके समय में टोटल 6 सूबेदार काम करते हैं। टोटल तो 8 सूबेदार आते हैं, जिसमें से 6 इनके शासन वर्ष में ही कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। और 23 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, लेकिन 3 बार केवल छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए आते हैं। अब 6 सूबेदार कौन कौन थे? तो महिपत राव शुरू के 6, विट्ठल राव, भवानी कल्लू, केशव गोविंद, बेकाजी, पिंटी बेकाजी गोपाल, ये थे। शासन वर्ष मैंने भी याद कराया है इसका। इनके समय में 2 यूरोपीय यात्री आएंगे, कौन? तो एक तो रहेगा आपका फॉरेस्टर, 1790 में आता है, और 1795 में जेटी ब्लंट आता है, जो रायपुर और रतनपुर दोनों की यात्रा करते हैं, याद रखना है। ठीक है, कब कब? तो 31 मार्च और 13 मई। तो माँ और माँ वाला है, तो पहले मार्च, तो 31 मार्च, फिर पलट देना 13 मई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका साम्राज्य विस्तार के समय, इसके समय में याद रखना कि इसने 1809 में रामचंद्र बाग के द्वारा महिपत राव के ऊपर आक्रमण कराया, क्योंकि वो टकोली नहीं दे रहा था, और टकोली हेतु बाध्य करता है, साथ ही सिहावा क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। और दूसरा, संबलपुर रियासत को भी रामचंद्र बाग द्वारा 1808 में ही आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया जाता है। ठीक है, और अन्य 2 जो मैंने बताए थे, ये बिम्बाजी के शासनकाल से संबंधित है, तो उसको वहाँ याद रख लेना आप। ठीक, फिर 1811 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसी? तो बनारस की यात्रा के लिए निकले रहते हैं, उसी दौरान व्यंकोजी की मृत्यु हो जाती है, ये याद करना था। तो इतना था आज के लेक्चर में, जो चिमणाजी और व्यंकोजी से संबंधित था। ठीक है, इसके आगे हम पुरुषा जी और अप्पा जी, जो अन्य 2 हमारे प्रत्यक्ष शासक बचे हुए हैं, उन्हें कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आया होगा इसमें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।